अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक करने जा रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज किसी भी अननोन रजिस्टर की रजिस्टर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से हम इजीली किसी भी अननोन रजिस्टर की रजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था जिसने इसका आइडिया दिया था, जबकि ब्रिज इस सर्किट का नाम है। स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज के पर्पस को देखा जाए तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम किसी भी अननोन रजिस्टर की रजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं इस सर्किट की मदद से। वैसे तो स्टूडेंट इसके बहुत से यूज़ हैं, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हम किसी भी अननोन रजिस्टर की रजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन पर आ जाएं तो इसके लिए हमें 4 रजिस्टर्स लगे होते हैं सर्किट में। 4 रजिस्टर और एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी और एक स्विच। ठीक है, स्विच का यूज़ हम करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं। और गैल्वेनोमीटर का मेन काम एज ए ब्रिज होता है, जो कि क्वेश्चन की हेडिंग में भी यूज हुआ है। ठीक है, ये आगे जाके हम मज़ीद क्लेरिफाई करेंगे। तो प्रिंसिपल को देखें तो हम ये सर्किट बैलेंस कंडीशन और नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के तहत काम करता है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर एज ए ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है दरमियान में, तो इस ब्रिज पर जब कोई करंट नहीं गुजरेगा, इस ब्रिज में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, आई जी हमारे पास जो होगा गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा, तो तब हमारे पास ये कौन सी कंडीशन होगी? बैलेंस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि बैलेंस कंडीशन जब होगी तब हम किसी भी अननोन रजिस्टर की रजिस्टर को फाइंड कर सकेंगे। हम प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करेंगे कि दो रजिस्टर की रजिस्टर को फिक्स होगी, एक रजिस्टर को हम वेरी कर सकेंगे। ठीक है, और एक रजिस्टर हमें मालूम नहीं होगी। ठीक है, इसमें से कोई किसी भी तो जिस रजिस्टर की वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी उसकी हम वेरी करके ये कंडीशन हासिल करेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा, गैल्वेनोमीटर पर जो डिफ्लेक्शन होगी वो 0 होगी, नल डिफ्लेक्शन होगी, तो तब हम इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको नोट कर लेंगे। तो 3 रजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी। इन 3 रजिस्टर की रेजिस्टेंस की मदद से हम चौथे की रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि हमने लूप्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एक क्लोज सर्किट को लूप कहते हैं। तो हमारे पास इस सर्किट में कितने क्लोज सर्किट बन रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो ए से शुरू करें, बी, डी और ए। एक क्लोज सर्किट ये बन रहा है, एक हमारे पास लूप ये आ जाती है। इसी तरह बी, सी, डी, बी, एक ये हमारे पास लूप आ रही है। और तीसरी लूप हमारे पास आ रही है ए, डी, सी, और फिर ए पर वापस जाएं तो हमारे पास एक लूप ये बन रही है। तो हमारे पास 3 लूप्स बन रही हैं। तो हमने इस लूप का करंट I1 कह दिया, इस लूप का करंट I2 कह दिया, और इस लूप का करंट क्या को भी नेम दे दिया I3 का। तो अब हमने करंट की डायरेक्शन को देखना है। क्योंकि हमने जब स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो यहाँ पर किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो करेगा इस लूप में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह इन दोनों लूप में भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमने करंट की डायरेक्शन को देने के बाद अब हमने इन सभी के क्रॉस रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। और पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होता है क्लोज सर्किट में, तो किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक वो 0 के बराबर होता है। तो हमने ये 3 पोटेंशियल डिफरेंस लेने हैं, एक इस रजिस्टर के क्रॉस इस लूप में पहले लूप को कंसिडर कर लेनी है, और इस रजिस्टर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इस रजिस्टर के जो क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन तीनों को जो सम होगा वो हमारे पास 0 के बराबर रख लेंगे। पोटेंशियल बी ए
पोटेंशियल ए डी और पोटेंशियल डी बी, इन तीनों का सम क्या होगा, 0 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें मालूम है कि V हमारे पास किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। ये हमें ओहम्स लॉ बताता है, ये हम ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमने V की जगह क्या पुट करना है, IR। तो यहाँ पर रजिस्टर R1 है, करंट क्या है I1, तो क्या हो जाएगा I1 R1, ठीक है। और आगे इसका -7 इसलिए लगाया क्योंकि ये रजिस्टर के क्रॉस जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए -7 लगाया। सभी के साथ माइनस होगा, इसके भी साथ माइनस और गैल्वेनोमीटर के साथ भी माइनस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसलिए इसके क्रॉस भी हम माइनस लगाएंगे साथ, सभी के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। और अब हम R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इस लूप का करंट आ रहा है, जो हमने लूप कंसीडर की है, इस तरफ से आ रहा है करंट, ठीक है, और एक इस तरफ से आ रहा है करंट हमारे पास, इस लूप का थर्ड लूप का करंट। इस रजिस्टर के क्रॉस दो तरह के करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 और एक I3। तो जिस लूप को हमने कंसीडर किया हुआ है, इस लूप को कंसीडर किया हुआ है, इसके करंट को हम माइनस के करंट में से इस लूप के करंट को माइनस कर देंगे, और रजिस्टर चूंकि R3 है और R3 के साथ और R की जगह R3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इस लूप में करंट कौन सा आ रहा है, I1 इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, और I2 किस तरफ से आ रहा है, इस लूप का करंट किस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से। तो इसमें दो तरह करंट आ रहे हैं, तो हमने सेम ऐसे ही करना है, जिस लूप को कंसीडर किया हुआ है इस लूप के करंट को पहले रखेंगे, और जिस लूप को हमने कंसीडर नहीं किया हुआ उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद इस जो वोल्ट गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है RG, इसको हम R के साथ R की जगह पुट कर देंगे RG, ठीक है। और इन तीनों का सम क्या होगा, 0 के बराबर, तो 0 के बराबर कर देंगे। अब हमें मालूम है कि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, IG किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है IG हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कब होगी, जब करंट I1 और I2 दोनों बराबर होंगे, या इस टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस और इस टर्मिनल पर पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे, तब हमारे पास गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरेगा। तो IG हमारे पास किसके बराबर है, I1 माइनस I2 के, या हम, ठीक है, IG किसके बराबर है, I1 माइनस I2, क्योंकि इसमें दो तरह के करंट गुजर रहे हैं, I1 और I2, ठीक है। I2 को पहले रख लें या I1 को पहले रख लें, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों बराबर आते हैं। IG जब हम कंडीशन लगाते हैं तो दोनों बराबर होंगे, तभी ये 0 के बराबर होगा करंट, ठीक है। तो यहाँ पर I1 माइनस I2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हमने इस RG वाला जो फैक्टर है इसकी जगह 0 पुट करेंगे I1 माइनस I2 की जगह, तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो बाकी हमारे पास ये वाला फैक्टर रह जाते हैं, ये सेम एज इट इज लिख दिए और 0 के बराबर लिख दिया। अब इस फैक्टर को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस से तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब स्टूडेंट आ जाए सेकंड लूप पर। तो स्टूडेंट इस लूप पर जब हम आएंगे तो करंट किस तरफ बह रहा है, सी से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, यहाँ से इस तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो सी से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, और डी से सी की तरफ करंट की डायरेक्शन है। तो हम सी से शुरू करते हैं, R2 के क्रॉस क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, CB पोटेंशियल, I2 होगा, क्योंकि हमने I2 लिया हुआ है, I2 R2 साथ माइनस मैंने बता दी कि क्यों आएगा, ठीक है। इसी तरह गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा करंट I2 माइनस I1, ठीक है, और RG साथ बता देंगे। इसी तरह हम इस रजिस्टर के जब अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो इसमें भी दो तरह के करंट आ रहे हैं, एक I2 है, इस तरफ से आ रही है,
आ रहा है और एक I3 है जो कि इस तरफ से आ रहा है। तो हमने क्या करना है, I2 में से क्या करना है, I3 को माइनस कर देना है, ठीक है, और साथ में R4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अब हमें मालूम है कि I1 माइनस I2, चूंकि ये दोनों बराबर हैं I1 और I2, तो चाहे I2 को पहले लिख लें या I1 को बाद में लिख लें तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही होगा। तो हमने ये I2 माइनस I1 की जब जब हम 0 पुट करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, ये वाली इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये वाला फैक्टर इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तक स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास, चूंकि हम जानते हैं I1 I2 के बराबर है, तो यहाँ पर I2 है, यहाँ पर भी I2 है, I2 की जगह I1 पुट करें तो I1 पुट कर दिया। पुट करने से हमें क्या देखा कि ये वाला फैक्टर, ये ऊपर वाला फैक्टर, नीचे वाला फैक्टर दोनों सेम है तो कट हो गए। तो ये वाला फैक्टर भी, ये वाला फैक्टर भी कट हो गए। तो बाकी क्या बच जाता है, R1 ओवर R2, R3 ओवर R4। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इसकी फार्मूले की मदद से किसी भी हम रजिस्टर की, चाहे हमें R4 की रजिस्टर निकालनी हो, चाहे R3 की निकालनी हो, चाहे R1 की निकालनी हो, जिन रजिस्टर की रजिस्टेंस हमें मालूम होगी उनकी वैल्यू पुट करेंगे, और जिसकी नहीं मालूम होगी उसको हम एक साइड पे रख लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी रजिस्टर की रजिस्टेंस को मालूम कर सकेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम अपने पास से कंसीडर कर लेते हैं कि R1 हमारे पास, ये आप लोग खुद हल करेंगे, ठीक है। R1 मैं वैल्यू बता देता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सिर्फ लिख देना है, ठीक है। R1 मैं देता हूँ 40 ओम रख लेता हूँ, ठीक है। जबकि R2 हमारे पास किसके बराबर है, ये मैं अपने पास से दे रहा हूँ, आप लोगों ने हल करके कमेंट सेक्शन में सिर्फ इसका आंसर लिखना है, ठीक है। मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ आप लोगों को, और R3 मैं दे देता हूँ, R4 दे देता हूँ किसके बराबर, 60 ओम के, ठीक है। तो अब आप लोग फाइंड करें कि R3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने फाइंड करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। किसी भी जगह पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।